एक बार पुनः सभी का अभिवादन है, सबका स्वागत है। जो भी देख रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आज हम लेके आए हैं हिंदी का दिवस 2। पहले दिवस में बात हुई थी भाषा क्या होती है, किस धातु से बनी है, इसके कितने रूप होते हैं, और क्रम से हम लोग आ चुके हैं आज वर्ण विचार की तरफ। लेकिन वर्ण विचार में हो सकता है पहुँचने में थोड़ी सी देरी हो, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम कुछ सीखेंगे। जो हिंदी है ये वास्तव में क्या पहले से ही हिंदी है कि और भी हिंदी थी, या इसके पहले भी कोई भाषा थी, डायरेक्ट यही भाषा आ गई हिंदी, या इससे पहले कुछ है। एक आध प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं अपने हिंदी की भाषा की तरफ। तो हिंदी जो थी ये हिंदी का अंतिम रूप हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतिम रूप ही है, लेकिन प्रश्न जो बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। जो सामान्य सा प्रश्न बनता है, हिंदी की मूल भाषा क्या है। एक प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी की मूल भाषा क्या है। हिंदी की मूल भाषा, तो हिंदी की जो मूल भाषा होती है वो संस्कृत से चली थी। आज भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम सामान्य तौर पर बोलते ही हैं, लेकिन वास्तव में वो हिंदी नहीं है, वो संस्कृत से आया है, लेकिन अभी भी उसका रूप वही पड़ा है। जैसे लोग कहते हैं, गांव की भाषा में कहते हैं, हम यह सामान आने जा रहे हैं। गांव बोलता आने, तो आने भी आज भी लोग गांव गंवई भाषा में बोला जाता है कि आने जा रहे हैं। तो आने जो शब्द है वो संस्कृत का है। हरदी लोग बोलते हैं, हरदी भी जो है वो वास्तव में हरिद्रा था। हरिद्रा से आज बिगड़ते बिगड़ते हरदी तक पहुंचा है। गोबर बोला जाता है, वास्तव में ये गोमय था। गोमय जौ कहते हैं। जौ भी देखिए वो बिगड़ा हुआ रूप है, वास्तव में वो हम लोग जौ बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो यव था। तो कई ऐसे शब्द हैं जो हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन बोलते हैं। वास्तव में वो हिंदी की यात्रा करते करते जो हिंदी की यात्रा तक पहुंची है वो हिंदी की लंबी यात्रा थी, लेकिन वो यात्रा स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यव से हुई थी, और जौ तक हम पहुँचे हैं। उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे गेहूँ। गेहूँ हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं गांव की भाषा में इसको गोहूँ कहते हैं, यह बोला जाता है, लेकिन ये आज प्रचलन में गेहूँ है। लेकिन गेहूँ वास्तव में गेहूँ था नहीं, ये कहीं से चला था, आज यहाँ तक पहुँचा है। वास्तव में वो चला था गोधूम से, और गोधूम को कुछ लोग गेहूँ बोलते हैं और कुछ लोग गेहूँ बोलते हैं। मतलब यात्रा जो स्टार्ट हुई थी वो संस्कृत से हुई थी और हिंदी तक पहुँची है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं कि जब हिंदी आई तो हिंदी ऐसा है नहीं है कि हिंदी का हम लोग परिष्कृत रूप लास्ट में पढ़ रहे हैं, ये चली थी संस्कृत से। तो पहले संस्कृत से इसका प्रारंभ हुआ था। तो पहला प्रश्न अगर पूछेगा हिंदी की मूल भाषा क्या है, तो एक प्रश्न यहाँ से आपको तैयार होना चाहिए। हिंदी की मूल भाषा, जब तक मूल का नाम नहीं लेगा तो संस्कृत नहीं लेंगे। और हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए संस्कृत, अब संस्कृत की जो धारा थी वो दो धारा इसकी बही। एक धारा उसकी बही वैदिक की, वैदिक धारा। वैदिक धारा देखिए क्या है, मतलब वेदों की संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत। ये वेद में चली थी। संस्कृत का दो भाग बना वेद की संस्कृत। एक लौकिक संस्कृत बनी थी, लोक में एक प्रत्यय लगा है, लौकिक। लौकिक संस्कृत चली थी, ये दूसरी संस्कृत है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ भी कुछ भाषाएं हैं जो हम बोलते हैं, जो संस्कृत पढ़ते हैं, वास्तव में वेदों की संस्कृत नहीं है। वेद की संस्कृत वेदों तक ही थी, ये बहुत ही कठिन थी। जो हम आम तौर पर बोलते हैं वो संस्कृत बहुत कठिन थी, वह हमारे लिए बहुत परिमार्जित रूप नहीं दे पाई, हमारे व्यवहार में नहीं आ पाए। तो इस संस्कृत को वहीं रोका गया, मतलब वेदों तक ही सीमित थी, आम जनमानस की भाषा नहीं बन पाई। जैसे तुलसी ने अपनी भाषा बना दिया, उनको पता था कि जो आम तौर पर हम वही लिखेंगे जो लोग समझेंगे, इस कारण वेद की भाषा रुकी। आगे जब लौकिक संस्कृत चली तो लौकिक संस्कृत में कुछ वाल्मीकि जैसे अनेक मूर्धन्य कवि आए जो रामायण लिखे, और रामायण लिखते समय उनको याद रहा कि हम किस भाषा में लिखें जिससे हमारी बात लोगों तक पहुंच सके, तो रामायण लिखे। महाभारत लिखे गए और कई ऐसे ग्रंथ लिखे गए, जिन ग्रंथों को फिर तुलसीदास जब आए बाद में तो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण किया। तो कहने का मतलब जो भाषाएं थी वो बदली, लेकिन उस समय जब संस्कृत चली तो उसका जब आगे कदम बढ़ा तो एक तरफ बढ़ गया वैदिक की तरफ, दूसरा कदम उसका लौकिक की बढ़ा। ये वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा थी, ये कठिन थी, दुरूह थी, लोगों को समझने में वो रुक गई। लेकिन जो दूसरी की भाषा थी वो लौकिक थी। अब लोक भाषा की संस्कृत जो थी उसमें कई ग्रंथ लिखे गए जो लोगों को समझ में आई। तो ये तो यहीं रुक गया। जो मूल भाषा का दो प्रारूप बना,
इस प्रारूप को यहीं रोका गया, मतलब ये लोगों के लिए ध्रुव हो गया। दूसरी भाषा लौकिक संस्कृत थी। अब इसके आगे देखिए क्या हुआ, तो दो चीज़ समझ में आ गई। पहली जो यात्रा का प्रारंभ हुआ हिंदी का, हिंदी जहाँ से चली थी वो संस्कृत से, उसके बाद बताए थे वैदिक थी, लेकिन वैदिक ने विराम ले लिया, चूँकि ये लोक भाषा नहीं बन पाई तो लौकिक बना। आपको केवल प्रश्न याद करना है, बहुत बृहत्तर नहीं याद करना है। लौकिक संस्कृत चली। अब लौकिक संस्कृत भी आगे बढ़ी, तो लौकिक संस्कृत जब आगे बढ़ी तो इसने अपना जो रूप दिखाया वह रूप बना पाली भाषा का, पाली भाषा बन गई। अब देखिए यहाँ तक संस्कृत वैदिक रुकी और संस्कृत जो आगे बढ़ी, इसके दो रूप बने, एक रूप रुक गया, दूसरा रूप आगे बढ़ गया, लौकिक संस्कृत। इसका अगली भाषा जो बनी पाली बनी। अब पाली जो है आगे बढ़ी तो ये प्राकृत भाषा बन गई, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा कुछ दिन तक बोली गई, ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी ही अब बदलाव हुए, क्योंकि धीरे धीरे भाषाओं में परिवर्तन होता है। भाषा परिवर्तनशील है, पहले बार में आपको बताया गया था भाषा बदलती रहती है, ये परिवर्तनशील है। तो बदलते बदलते देखिए संस्कृत से लौकिक हुई, लौकिक से पाली हुई, अब पाली से धीरे धीरे क्या हुई, उसने रूप बदला और प्राकृत भाषा हो गई। अब प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश। प्राकृत किसमें बदला, अपभ्रंश में बदला। अब जब अपभ्रंश बना, अब ये अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब एक सामान्य तौर पे समझिए, जैसे कोई भी हम सामान लेके आते हैं, मान लीजिए एक कप ही लेके आए हैं और ये नया जब रहता है तो इसको बड़ा ख्याल रहता है, बड़े आराम से उसको उठाया जाता है, उठा के रखा जाता है। मतलब बिल्कुल संस्कृत थी, संस्कृत सोच समझ के बोली गई कि जो हम बोल रहे हैं लौकिक संस्कृत शुद्ध शुद्ध बोला जाए। लेकिन जब संस्कृत को धड़ल्ले से बोला जाता है, जल्दी में बोला जाता है, तो उसका रूप बिगड़ता है। तो रूप बिगड़ते उसने लौकिक साहित्य का रूप लिया। अब लौकिक साहित्य आगे बढ़ा तो पाली बना। पाली को बिगाड़ते बिगाड़ते रूप, मतलब बिगड़ने का मतलब ये है बोलते समय उसमें अनेक विभिन्नता आ गई, बदलाव आया। उस बदलाव ने एक रूप लिया प्राकृत भाषा का। और प्राकृत ने जब बदलाव लिया तो अपभ्रंश भाषा बन गई। एक आप भूगोल में पढ़े होंगे भ्रंश घाटी। भ्रंश का मतलब होता है उबड़ खाबड़। जैसे अगर कोई चीज़ बहुत समतल हो, पहले स्टार्ट में हम खेतों को एक व्यावहारिक भाषा में समझिए, ये खेत है, मतलब ये हमारी क्या है, प्राकृत भाषा है। जब कुछ दिन तक इस पे लोग चलते हैं बराबर, तो उसमें क्या होते हैं, देखिए ये गड्ढा सा पड़ता रहता है तो उभार पड़ जाता है, मतलब उस भाषा में भी दुराव आ गया। जैसे भी आपको बताएं, गोधूम गेहूँ से बनता है, हल्दी हरिद्रा है। तो ऐसे ही ये भाषा बिगड़ी तो वो भाषा अपभ्रंश बनी। तो आपको इतना याद रखना है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश जो बना, इसके बाद यहीं से एक भाषा निकली, इसका नाम पड़ा शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश, आपको इतना याद रखना है, ये आपके प्रश्न में आएगा, पूछा जाता है हर बार। अब लास्ट में जो आया, अब यहीं से हमारी हिंदी जन्म ली। अब शौरसेनी से हमारी हिंदी निकल के आ गई। तो आपको प्रश्न याद रहे कैसे बनेगा। अगर पूछा मूल भाषा, तो मूल भाषा से एक प्रश्न आपका बनेगा। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, मतलब एक तरह से हिंदी की माँ है। और माँ जब आगे बढ़ी तो उसका दो रूप बढ़ा, एक वैदिक और वैदिक से लौकिक, लौकिक से फिर क्या बना, पाल, पाल से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी अपभ्रंश। तो हिंदी का निर्माण जो लगभग उसके आसपास है वो शौरसेनी अपभ्रंश है। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए इसमें क्या पूछता है, कुछ चीज़ें इसकी और पूछी जाती हैं। अभी हम बताएं आपको कि लोक साहित्य से हमारी संस्कृत चली थी, मूल भाषा आपकी संस्कृत थी और संस्कृत हमारी मूल भाषा है। उससे लोक साहित्य बना, वैदिक को छोड़ा गया, उससे पाल आया, पाल से प्राकृत आया, प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से ये शौरसेनी अपभ्रंश आया, शौरसेनी अपभ्रंश आ गया, फिर उससे हिंदी का निर्माण हुआ। तो हिंदी का निर्माण किससे हुआ, शौरसेनी से। और इसमें क्या आपको जानना है, हिंदी से और प्रश्न क्या आते हैं। हिंदी से कुछ प्रश्न और आते हैं जो पूछा जाता है, हिंदी को संविधान में कहाँ रखा गया है। तो यह याद रहे आपको, हिंदी को संविधान में जो स्थान मिला है वो 8वीं अनुसूची मिला है, 8वीं अनुसूची, यह याद रहे 8वीं अनुसूची। एक प्रश्न आपको यहाँ से बनेगा। अगला प्रश्न क्या बन सकता है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो याद रहे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ये दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। इन्हीं 22 भाषाओं में, मान लीजिए जितनी ये 22 भाषाएं हैं, उसी में एक भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। अब एक भाषा हमारी हिंदी है। अब जो हिंदी है, यह हमारी हिंदी को स्थान संविधान में उसी 22 भाषा का जो हिंदी है, उसी हिंदी को नाम दिया गया किसका,
राजभाषा का। देखिए यहाँ पर है, फिर प्रश्न समझिए, संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। उन्हीं 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है, और जो हमारी हिंदी है वो हमारे राजकाज की भाषा है, संविधान की भाषा नहीं है। राज संविधान में भी यही भाषा है, मतलब जो संविधान में स्थान मिला उसमें राजकाज की भाषा को नाम दिया गया क्या? राजभाषा हिंदी। अब ये जो राजभाषा है इसको रखा कहाँ गया, कैसे? यह संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है। अगर ये कहा जाए राजभाषा का जो उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख कहाँ पे है, तो कह देंगे भाग 17 में है। ये प्रश्न आपका बनेगा, भाग 17 में है। और किस भाग 17 में भी कहाँ मिलेगा? जब भाग 17 खोलेंगे तो उसमें 343 से लेकर 351 तक बनेगा। तो प्रश्न आप याद कर लीजिए क्या क्या बनेगा। पहला प्रश्न ये बनेगा किस अनुसूची में रखा गया है। दूसरा प्रश्न बनेगा कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाएं हैं। और हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 22 भाषाएं हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में एक हिंदी भी है। हिंदी को क्या कहा गया है, तो हिंदी को राजभाषा का नाम दिया गया है। और ये राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में है, और कहाँ पे है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। अगली बात देखिए क्या आएगी, और क्या प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न आपसे पूछेगा मातृभाषा, इससे प्रश्न हमेशा बनता है जो पेडागॉजी में बनेगा। जब पेडागॉजी चलेगी तो चर्चा होगी। एक बनेगा आपको राजभाषा, इसकी बात अभी हम किए हैं, राजभाषा। एक बनेगा आपका राष्ट्रभाषा। तीनों में अंतर जान लेते हैं, फिर हम लोग वर्ड विचार की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। मातृभाषा का मतलब है माँ। मातृ जो है देखिए संस्कृत का शब्द है, ये ऋकारांत रूप होता है, और मातृ का मतलब माँ होता है। जो बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है, माँ चाहे भोजपुरी बोलती हो, चाहे कन्नड़ बोलती हो, मलयालम बोलती हो, जो भी बोलती हो, उस भाषा को उसकी मातृभाषा कहते हैं। पढ़ाते समय NEP का जो 2020 कहता है उसमें भी कहा गया है बच्चे को हम मातृभाषा में सिखाएं। क्यों? क्योंकि अगर उसको इंग्लिश मीडियम सिखा रहे हैं या कन्नड़ मीडियम में, जो भी मीडियम आपका है, जिस भाषा का मीडियम है, वहाँ तक पहुँचते समय बच्चा अगर कोई कठिनाई का अनुभव करता है तो आप इंग्लिश छोड़िए, आप उसको इंग्लिश मीडियम, जब कहा जाता है कि ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम का है, मीडियम मतलब माध्यम ही होता है, मतलब उनकी बातचीत, उनको सिखाने का पठन पाठन सब कुछ किस में रहेगा? अंग्रेजी में रहेगा। माध्यम होता है ना कि हम किस भाषा से अपनी बात बच्चे तक पहुंचाते हैं। अगर बच्चा अंग्रेजी समझने में अक्षम है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसको आप कहाँ ले आइए? मातृभाषा में सिखाइए। सारी किताबों में देखिए धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, यही बात कही जा रही है, बच्चों की मातृभाषा। अगर पूछेगा मातृभाषा क्या हिंदी है, तो आपको यह पेडागॉजी में हल करते समय याद रहे मातृभाषा हिंदी नहीं है। जो बच्चे की मातृभाषा है, उसकी माँ की भाषा, वही चाहे जिस भाषा से हो, जो भाषा माँ बोलती है वही उसकी मातृभाषा है। तो मातृभाषा अगर आपको हिंदी आएगा तो उसको निशान नहीं लगाना है। मातृभाषा संस्कृत आ गया, निशान नहीं लगाना है। जो बच्चा अपने माँ से सीखा वही मातृभाषा है। अगर उसकी मातृभाषा माँ जो बोलती है संस्कृत बोलती है तो उसकी मातृभाषा संस्कृत है, कन्नड़ बोलती है उसकी मातृभाषा कन्नड़ है, मलयालम बोलती है उसकी मातृभाषा मलयालम है, भोजपुरी बोलती है उसकी मातृभाषा भोजपुरी है। तो अगला क्या है? राजभाषा। इस पर चर्चा हो चुकी है। अभी 14 सितंबर को हमने एक दिवस मनाया है, हिंदी दिवस, और 1949 में निर्णय लिया गया था कि हिंदी को ही क्या करेंगे? राजभाषा का रूप देंगे, माने आधिकारिक भाषा होगी, कानून की भाषा होगी। हमारे संविधान में जो यह निर्णय लिया गया, यह बताया गया कि हमारी भाषा राजभाषा है। लास्ट क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा देखिए, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। अगर प्रश्न पूछे कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा है, तो आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया, चूँकि 8वीं अनुसूची में जो नाम दिया गया, 8वीं अनुसूची में, इस 8वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि 22 भाषाओं को समान रूप से बराबर का दर्जा सबको दिया गया है। क्योंकि जिस भाषा में जो बोलते हैं वो उस भाषा का वो सम्मान करते हैं, तो वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने को तैयार नहीं है। इस कारण किसी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया। लेकिन जो ज़्यादा रूप में बोली जाती है वो हिंदी ही है। कहीं कहीं लोग पंजाबी ज़्यादा समझते हैं, कहीं के कन्नड़ समझते हैं, मराठी समझते हैं। तो किसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा का नाम नहीं देंगे। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। आपको यह याद रखना है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तीनों में अंतर समझ गए। न कोई मातृभाषा फिक्स है, केवल फिक्स क्या है यही आपको याद रखना है कि राजभाषा फिक्स है। ये उत्तर नहीं गलत होना चाहिए। राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। और यह 14 सितंबर को ही बताया गया 1949 में हिंदी दिवस इसी कारण मनाया गया। राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है।
मातृभाषा कुछ नहीं है, जो माँ की भाषा है वही मातृभाषा है। अब एक चीज़ और आपको समझना है कि भाषा और बोली दोनों एक भी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। भाषा और बोली क्या क्या है? भाषा देखिए बड़ी होती है, इसका रूप बहुत बड़ा होता है, और बोली जो होती है वो छोटे क्षेत्र में होती है। मतलब अगर ऐसा देखें रीजनिंग जैसा, तो ये बोली है और ये भाषा पूरा है। मतलब भाषा के अंदर ही हमारी बोली आती है। बोली अगर हम बोलते हैं कुछ दूर तक चलती है, 10, 20, 50 किलोमीटर तक यह बोली चलती है, हो सकता है 30 ही किलोमीटर तक चले। ऐसी बोलियां मतलब कुछ वस्तुएं, कुछ सामान जो एक देश से नहीं, मतलब एक गांव से बोली गई, वह बोली बोलते बोलते आगे तक चली गई, सुनते गए, बोलते गए, सुनते तक बोलते गए, जहाँ गैप हो गया वहीं वह बोली रुक गई, आगे नई बोली स्टार्ट हुई, कोई नया क्षेत्र मिला, वही वह वहाँ पर बोला गया। लेकिन जो भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी हमारी क्या है? भाषा है। तो हिंदी हर जगह बोली जाती है, किसी भी राज्य में चले जाइए हर जगह हिंदी मिलेगा। मतलब जहाँ बोली बोली जाती है वहाँ भी हिंदी है। तो मतलब हिंदी बड़ी है, भाषा बड़ी होती है, और बोली छोटी होती है। बोली बहुत छोटे संकुचित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। यह भी याद रहे, इस पर भी आपको पेडागॉजी मिलेगा। अब अगला देखिए, हमको आना है जो वर्ण विचार की बात करनी है। अब हम यहाँ तक आने वाले हैं, यहाँ से आज इसका प्रारंभ करने वाले हैं। वर्ण विचार, वर्ण का मतलब होता है किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, उसी को विचार करना है। लेकिन वर्ण विचार जो हम सीखते हैं वो व्याकरण में ही सीखते हैं। जब व्याकरण की बात आती है तो व्याकरण का मतलब ही है 3 कड़ियों में हमारा व्याकरण चलता है। क्या क्या? अगर हम शुद्ध लिख ले गए, शुद्ध लिखना, दूसरा क्या है? शुद्ध पढ़ना, तीसरा क्या है? शुद्ध बोलना। अगर हम ये काम कर ले गए तो इसका मतलब हम व्याकरण के बहुत नज़दीक हैं। मतलब हमको शुद्ध लिखना आ जाए, शुद्ध पढ़ना आ जाए और शुद्ध बोलना आ जाए तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? व्याकरण तक। व्याकरण का यही काम है। लेकिन उस व्याकरण को सीखने के लिए हमको वर्ण विचार की तरफ चलना है। क्यों? क्योंकि व्याकरण में 3 पार्ट हमको मिलते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन हैं? पहला हमारा चलेगा वर्ण विचार चलेगा। मतलब हमको वर्ण के बारे में सीखना है। वर्ण में जितने विचार बनेंगे उसकी बात होगी, अभी हम बात करेंगे इसकी। दूसरी जो बात करनी होगी, वर्ण का जो बड़ा रूप बनेगा, कई वर्ण इकट्ठा होंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द की बात होगी। शब्दों से जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे वो शब्दों में ही हम पढ़ेंगे, वर्ण में पढ़ नहीं सकते। इसके बाद कई शब्द इकट्ठा होंगे, मतलब कोई लाइन हम पढ़ते हैं, जैसे लिख दिया गया ये राम एक अच्छा लड़का है। यह देखिए हमारा वाक्य बन गया। अब जो वाक्य बनेगा इसमें सब कुछ मिलेगा। मतलब इसकी ऊपरी वाली कड़ी, मतलब ये सब शब्द विचार में है। राम क्या है, एक अलग कुछ होगा, अच्छा कोई और चीज़ होगा, लड़का कुछ और होगा, है कुछ और होगा। मतलब संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो शब्द में ही आएंगी। वो शब्द में वो शब्दों को इकट्ठा करके हम जब शुद्ध रूप में रखते हैं, जब वाक्य चर्चा होगी तो बताया जाएगा। लेकिन आपको याद रहे कि पहले हमको वर्ण विचार पढ़ना है, फिर शब्द विचार पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? वाक्य विचार पढ़ना है। 3 क्रम में हमें इसको पढ़ना है, वाक्य विचार। लेकिन जो शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे? वर्ण विचार से। तो वर्ण का विचार क्या है जान लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। क्रम से चलिए, आप रटने का प्रयास मत करिएगा, रटने वाली चीज़ें बहुत दिन तक नहीं ठहरती हैं। आप इसके मूल से चलिए, किसी ट्रिक को भी मत ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रिक रट के जाएंगे तो जो पेडागॉजी के प्रश्न आएंगे सीटेट में, यूपी टेट में बहुत कम आता है, लेकिन जब संस्कृत को होगा या हिंदी होगा, जब आपका बृहत्तर ज्ञान रहेगा, मतलब उसको रटेंगे नहीं, व्यवहारिक रूप से उसकी एक एक कड़ी समझते चलेंगे, तो जो पेडागॉजी के सीटेट में 15 प्रश्न आते हैं, हिंदी में 15 संस्कृत में, वो आप इससे उसको समझ लेंगे क्या हमको सही लगाना है, क्या गलत लगाना है। इस नाते बहुत ध्यान से, ट्रिक पर मत जाइएगा। व्याकरण भी ट्रिक होता है, ट्रिक का मतलब ही व्याकरण। तो व्याकरण को ट्रिक हम एक लाइन बना के रट लेंगे, विकल्पी सही हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर जो हमारा पेपर सेटर है बहुत चालाक है, हम क्या पढ़ के जाते हैं उसको समझ में आता है। तो इतनी भीड़ को कैसे छांटना है उसको पता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये याद रहे, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन इस इकाई में भी 2 रूप होते हैं, उसको याद रहे। भाषा की सबसे छोटी इकाई 2 तरह से होती है। अगर पूछा गया मौखिक प्रश्न, आपको जरूर याद रहे। एक पूछेगा लिखित, ये प्रश्न याद रहे।
लिखित। अगर लिखित पूछा तो आपको क्या बोलना है, मौखिक पूछा तो क्या बोलना है। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बोलना है तो ध्वनि, और लिखित बोलना है तो वर्ण। ध्वनि और वर्ण में अंतर, जो मैं बोल रहा हूँ किसी की जो साउंड है उस साउंड को अगर लिख देना, अगर हम बोल रहे हैं जब तक कि आवाज़ निकल रही है तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें, लेकिन जब उसको लिपि का रूप दिया जाएगा, मतलब इसकी लिपि नहीं है, ये लिपि नहीं होती है, इसकी लिपि नहीं है, ये लिपि में होती है, इसका कोई लिपि बनती है, इसका चिन्ह होता है, इसका मानक रूप होता है, तो ध्वनि की लिपि नहीं है। लेकिन जब इसी को लिपिबद्ध करते हैं, जैसे क कह दिए तो क जो है ये वर्ण हो गया, लेकिन क हम बोल रहे हैं क ख ग, ये ध्वनियाँ निकल रही हैं। लेकिन जब इसको लिपिबद्ध करेंगे तो जब तक हम बोलते हैं, चूँकि सुबोपल आप सुने हैं कि पहले हमको सुनना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है, पढ़ना है, उसके बाद लिखना है।